नमस्कार बच्चों। हमने नौका विहार के पहले उसमें पदों में हमने कवि की नौका में बैठे हुए अपने साथियों के साथ प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन कवि ने किया था। अब हम जो है नौका विहार का जो है ये जो समय का वर्णन अन्य पदों में भी देखेंगे। ये यहाँ से लाइन है। नौका से उठती जल हिलोर, हिल पड़ते थे नभ के और छोर, विस्फरित नयनों से निश्चल कुछ खोज रहे चल तारक दल, ज्योतित कर नभ का अंत स्थल। हिलोर माने लहरें, जल हिलोर लहरें, और छोर माने किनारा, छोर माने किनारा, किनारा। विस्फरित नयनों से माने आंखें फाड़कर, आंखें फाड़कर, आंखें फाड़कर। तारक दल माने हैं तारों का समूह। तो गंगा जी के समय नौका विहार का बहुत ही सुंदर मनोहारी दृश्य यहाँ पे बताया है कि जब गंगा में नौका चलती है उस समय गंगा के अंदर उठने वाली लहरें तेजी से उछलती हैं और गंगा में प्रतिबिंबित सारा आकाश हिल उठता है। कहने का मतलब है आकाश में जो तारे निकले हुए हैं उनकी परछाई गंगा के पानी में पड़ रही हैं और जैसे ही लहरें आती हैं तो वो जो तरंगे जो हैं उस तारामंडल को, जो तारों की परछाई है उसको हिला के कर देती हैं और गंगा का शांत जल हो जाने पर प्रतिबिंबित छाया तारों की ऐसी लगती है मानो तारे जल के अंदर के भाग को अलोकित करके अपनी आंखें फाड़कर कुछ खोज रहे हों। विस्फोरित नयनों से निश्चल कुछ खोज रहे तारक दल, तो वो परछाई में पड़े हुए तारे ऐसा लगता था मानो कि वे कुछ खोज रहे हों और इन तारों रूपी लघु दीपक को छिपाए हुए गंगा की चपल लहरें इधर उधर हिलती हुई प्रतीत होती हैं। ज्योतित कर नभ का अंत स्थल, नभ की जो अंत स्थल है का मतलब है अंदर जो तारे निकले हुए हैं उनका, जिनके लघु दीपकों को चंचल अंचल की ओट किए अविरल। ज्योतित माने होता है प्रकाशित, प्रकाशित करके। तो कवि कहते हैं लघु रूपी दीपों को छिपाए हुए गंगा की चपल लहरें इधर उधर तैर सी रही हैं और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सामने ही शुक्र तारा झिलमिला रहा है। सामने शुक्र की छवि झलमल तैरती परी सी जल में। शुक्र ग्रह, शुक्र तारा, जिसे भोर का तारा भी कह देते हैं, भोर का तारा, भोर का तारा। तो उसकी जो छवि झलमला रही है, सुंदर चमक पड़ रही है, तो इस प्रकार से उसकी शोभा जल में प्रतिबिंबित होकर परी सी तैर रही है, जो कभी कभी चांदी जैसे रुपहले बालों अर्थात गंगा की लहरों में छिप जाती है। रुपहले कचों में हो जा ओझल, ओझल माने छुप जाना, छुप जाना। लहरों के घूंघट से झुक झुक दशमी का शशि, शशि माने चंद्रमा। तिर्यक मुख माने टेढ़ा मुंह, टेढ़ा मुंह, टेढ़ा मुंह। और कवि कहता है कि
चांदी जैसे रुपैले बालों अर्थात गंगा की लहरों में छिप जाती है और अपने यौवन से अभिनय की नायिका जिस प्रकार कभी अपना सुंदर मुख घूंघट में छिपा लेती है और कभी घूंघट उखाड़ देती है, ठीक उसी प्रकार से गंगा में प्रतिबिंबित दशमी का चंद्रमा की परछाई अपना तिरछा मुख दिखाकर देती है। ऐसा लगता है कि कभी लहरों की चंचलता के कारण वो छिप जाता है, ठीक है ना। दिखलाता मुग्ध सा रुक रुक कर माने रह रहकर चंद्रमा अपना मुख दिखाता है। तो कवि ने बहुत ही सुंदर प्राकृतिक दृश्य उत्पन्न कराया है और यहाँ पे रस जो है श्रृंगार है, श्रृंगार रस। और अलंकार रूपक है और उपमा रूपक अलंकार है बच्चों। मानवीकरण अलंकार भी है यहाँ पे। आगे देखते हैं। जब पहुंची चपला बीच धार, छिप गया चांदनी का कगार, दो बाहों में दूरस्थ तीर धारा के कृष्ण कोमल शरीर, आलिंगन करने को आधार। तो इस प्रकार से चपला माने नौका, नाव, चपला। जब नाव बीच धारा में पहुंचती है तो छिप गया चांदनी का कगार। कवि पंत जी कहते हैं जब हमारी नौका गंगा के बीच धारा में पहुंची तो हमारी दृष्टि से चंद्रमा की चांदनी से चमकता हुआ रेतीला कगार ओझल हो गया। दो बाहों से दूरस्थ तीर, और उस समय दूर दूर तक गंगा के दोनों तट पर फैली हुई रेती दो बाहों के समान प्रतीत हो रही थी। ऐसा लगता था कि वे रेत जो है दो मनुष्य की भुजाओं के समान हमारा स्वागत करना चाहती हो। आलिंगन करने को आधार, वे गंगा की धारा के क्षीणकाय कोमल नारी शरीर से आलिंगन होने के लिए अधीर हो रहे थे। अति दूर क्षितिज पर विटप माल लगता भ्रू सी अराल। भ्रू रेखा माने होता है भौरा। भ्रू रेखा का अर्थ है भौरा, भौं, ये भौं। पलक माने बिना पलक, बिना झपकाए। नभ माने आकाश। और अधीर हो रहे बहुत से क्षितिज वृक्षों की वह पंक्ति थी जो धरती की छटा को अपलक निहारते हुए देख रहे थे और आकाश के नीलवर्णी और विशाल नयन की तिरछी भौं के समान दिखाई दे रहे थे। अर्थात गंगा की धारा के क्षीणकाय कोमल नारी शरीर से आलम्बन होने के लिए ये सब अधीर हो रहे थे और जो धरती की छटा को अपलक निहारते हुए आकाश द्वीप का लहरों के प्रभाव को रोककर उलट देता था। वे छोटा सा शांतिद्वीप ऐसा प्रतीत होता था जैसे कोई छोटा शिशु अपनी मां से चिपक कर सोया हुआ हो। माँ के उर पर शिशु समीप सोया धारा में एक द्वीप। तो गंगा के बीच में जो जमीन होती है तो वहाँ पे वो द्वीप लग रहा था। ऐसा लगता था कि कोई छोटा सा बच्चा अपनी माँ से गोद में हो। उर्मिल प्रवाह को कर रहा प्रतीप। कौन विहग क्या विकल कोक उड़ता हरने निज विरह शोक, छाया की कोकी का विलोक। उर्मिल माने लहरों से युक्त। उर्मिल लहरों से युक्त, लहरों से युक्त। कोक माने होता है चकवा। कोक एक पक्षी है। चकवा पक्षी।
ये कौन विह क्या विकल कोक उड़ता हरने निज विरह शोक। तो एक चकवा पक्षी है, चकवा पक्षी के विरह की बात दिखाई है कि उड़ता हुआ पक्षी कौन है, कौन है गंगा के ऊपर पक्षी उड़ रहा है, अर्थात क्या वह कोई चकवी से बिछड़ा हुआ कोई व्याकुल चकवा पक्षी है जो गंगा के जल में पड़े अपने प्रतिबिंब को ही चकवी को समझकर बैठा है और अपनी विरह वेदना को मिटाने उससे मिलने के लिए उड़ा जा रहा है। कहने का अर्थ है, जब नौका विहार में बैठे थे तो कवि ने देखा कि एक चकवा पक्षी उड़ता जा रहा है और उसकी परछाई पानी में पड़ने के कारण वो चकवा सोचता है कि जो जिसको वो खोज रहा है वो जल में ही है, इसलिए वो उससे उड़ता ही जा रहा है उससे मिलने के लिए। तो बहुत ही सुंदर नौका विहार का कवि ने सुंदर ढंग से यहाँ पे वर्णन किया है। और यहाँ पे जो है आपका रस श्रृंगार है, श्रृंगार रस है और रूपक और उपमा अलंकार है, मानवीयकरण भी है। अलंकार तो बच्चों ये जो है आपको लाइन कराई हैं, बाकी के आगे की वीडियो में आपको बताया जाएगा। किसी को नहीं समझ में आए तो आप मुझसे पूछ लेंगे। तीसरी वाली वीडियो में आपको आगे बताया जाएगा नौका विहार का। धन्यवाद।